वेलकम बैक मैथ्स मित्रों। तो आज हम क्या करने वाले हैं, हम आग लगा देने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1 रियल नंबर्स चैप्टर 1 को। पूरी की पूरी एक्सरसाइज आज हम क्लास में कंप्लीट कर लेंगे ताकि हमारे दिमाग में एक्सरसाइज छप जाए और हमें इसके बाद किसी और वीडियो को देखने की जरूरत ना पड़े। बिना टाइम वेस्ट किए चलो लेट्स जंप इनटू द एग्जांपल 4। एग्जांपल 4 हमें क्या कह रहा है, ध्यान से देखना। एग्जांपल 4 हमें कह रहा है फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम। ठीक है, किसका? इन तीन नंबर्स का यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड तुम्हें मैंने कल बताया है, तो जल्दी से हम करते हैं। हम 6 करते हैं, 2 3 ज़ा 6 एंड 3 1 ज़ा 3। ओके, तो 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन हम कैसे लिखेंगे? 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1। ओके, इसके बाद आता है हमारे पास 72। 72 को हम कैसे लिखेंगे? 2 में लिखेंगे, 2 3 ज़ा 6, 1 कैरी, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 1 कैरी, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। हमारे पास जो 2 है वो 3 टाइम्स आया है और जो 3 है वो हमारे पास 2 टाइम्स आया है। तो हम 72 को किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे उसके प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में? 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2। बहुत बढ़िया। इसके बाद जो हमारे पास नंबर है वो हमारे पास है 120। 120 को हम कैसे लिखेंगे? ध्यान से देखना। 260, बहुत बढ़िया। 230, अरे वाह वाह वाह। 215, मौज कर दी। 3 5 ज़ा 15, अरे तुम्हें टेबल आता है ना टू और 3 का, तो हमारे पास 5 1 ज़ा 5। तो हम देख रहे हैं जो 2 है वो हमारे पास 3 बार आया है, 3 हमारे पास एक बार आया है और 5 भी हमारे पास एक बार आया है। तो हम 120 को कैसे लिख सकते हैं? इट विल बी रिटन एज 2 की पावर 3, ओके, 3 की पावर 1, वेरी गुड, एंड 5 की पावर 1, वेरी गुड, एक्सीलेंट। इसके बाद हमने तुम्हें बताया हुआ है, तुम्हारे बड़े भाई ने, तुम्हारी जान ने तुम्हें बता रखा है कि एलसीएम फाइंड करते समय हमें क्या लिखना है। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसमें 5 नहीं है तो 5 की पावर 0 लिख लो, इसमें 5 नहीं है तो 5 की पावर 0 लिख लो। ठीक, एलसीएम फाइंड करते हुए तुम्हें सबसे पहले जो भी तुम्हारे पास प्राइम नंबर आ रहे हैं वो सारे लिख लेने हैं। और तुम्हें किसको नोटिस करना है? किसको नोटिस करना है एलसीएम में? तुम्हें हाईएस्ट पावर्स को। अगर मैं इन तीनों नंबर को देखूं, 2 जो है वो 6 में भी आ रहा है, 72 में भी आ रहा है, 120 में भी आ रहा है। हाईएस्ट पावर क्या आ रही है? 3। अगर मैं 3 को देखूं तीनों में तो 3 की हाईएस्ट पावर आ रही है 2। और अगर मैं 5 को देखूं सभी में तो 5 की हाईएस्ट पावर आ रही है 1। तो हमारे पास एलसीएम क्या होगी? 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 5 की पावर 1। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें, 2 की पावर 3 क्या होता है? हमारे पास आता है 8, यही आता है। 3 की पावर 2 हमारे पास क्या आता है? 9, और हमारे पास 5 ये आ जाएगा। 8 5 ज़ा 40, तो मतलब 40 इंटू 9, और 9 4 ज़ा 36, तो 360 आ गया। यहाँ तक समझ आया? इसके बाद हम करेंगे एचसीएफ। एचसीएफ में भी सेम, तुमने 2 कॉपी कर लिया, तुमने 3 कॉपी कर लिया, तुमने 5 कॉपी कर लिया। इसके बाद HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में हम लीस्ट पावर देखते हैं। कौन सी पावर? सबसे छोटी पावर। तो हमने दोबारा 2 2 2 को कंपेयर किया। सबसे छोटी पावर क्या है? 1। 3 3 3 सबसे छोटी पावर क्या है? 1। 5 5 5 सबसे छोटी पावर क्या है? 0। तो हमारे पास क्या है? 2 इंटू 3, दैट इज 6। तो हमारे पास एलसीएम क्या आई? 360, और एचसीएफ क्या आया? 6। इसके बाद यहाँ पे नोट डाल के मैं तुम्हें एक चीज लिखवाना चाहता हूं, बहुत ही बेहतरीन। यहाँ पे नोट डालना, इसका नोट का ए पार्ट लिखना। अगर हम इन केस ऑफ 3 नंबर्स लिखना, इन केस ऑफ 3 नंबर्स एलसीएम इंटू एचसीएफ is not equals to A into B into C, where A comma B comma C are 3 numbers, are our 3 numbers। क्या तुम्हें चीज समझ आई? और यहां पे मैंने तुम्हें बताया है इन केस ऑफ 2 नंबर्स, इन केस ऑफ 2 नंबर्स जो एलसीएम और एचसीएफ होता है वो किसके इक्वल होता है? उन दोनों नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन के। 3 नंबर के केस में ये चीज ट्रू नहीं होती,
और 2 नंबर के केस में ये चीज़ ट्रू होती है। इस चीज़ को देखना, अगर तुम ऊपर वाले क्वेश्चन जो मैंने अभी तुम्हें एग्जांपल करवाई है इसमें अप्लाई करो तो तुम्हें पता चलेगा। मैं यहाँ पे एक बॉक्स बना के तुम्हें बताता हूँ, तो तुम्हें मेरी जान पता चलेगा कि 6 इंटू 72 इंटू 120 इज नॉट इक्वल्स टू 360 इंटू 6। और इस ऑब्जर्वेशन की मदद से मैंने ये वाला रिजल्ट क्या किया है, ड्राइव किया है। बात समझ आई? तो चलो, अगर ये चीज समझ आ गई है तो हम फटाफट मूव करते हैं एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1। मेरी यहाँ पे पिक्चर आ रही होगी इसलिए मैं थोड़ा यहाँ पे शिफ्ट कर रहा हूँ। तो चलो हम इसमें क्या करेंगे, मैं इसमें तुम्हें कौन से क्वेश्चन कराऊंगा मार्क कर देता हूँ। मैं तुम्हें कराऊंगा 140, मैं तुम्हें कराऊंगा 5005 और मैं तुम्हें कराऊंगा 7429। ये जो दोनों क्वेश्चंस हैं ये तुम्हारे लिए रहेंगे होमवर्क, और होमवर्क को करना है नहीं तो तुम्हारे कान ऐसे मरोड़ूंगा मैं। बड़ा भाई हूं, हक बनता है मेरा, ठीक है। तो चलो जल्दी से हम शुरू करते हैं। 140 हमारे पास क्या रहेगा, 270, ओके। 235 ज़ा 70, ओके। 5 7 ज़ा 35, ओके। एंड 7 1 ज़ा 7। तो मैं 140 की रिप्रेजेंटेशन कैसे कर सकता हूं, आई कैन रिप्रेजेंट इट एज 2 की पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 1 इंटू 7 टू द पावर 1। उसके बाद खत्म, उसके बाद कुछ नहीं। ठीक है। अगर इसको तुम मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो तुम इसको एक नंबर की फॉर्म में ऐसे लिख सकते हो, 5 4 ज़ा 20 एंड 20 इंटू 7। ये क्या हुआ, ओह ऐसा हमने कुछ नहीं करना, बस खत्म हो गया ना। रिप्रेजेंट तो करना, मल्टीप्लाई करके दोबारा वही आ जाएगा। चलो ठीक है। नाउ वी हैव, इसको थोड़ा ऊपर करके लिख दे यहाँ पे, ठीक है। चलो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या कहेगा कि हमारे पास 5005, ठीक। ये सबसे पहले डिवाइड होगा 5 से, 5 1 ज़ा 5, 0 0 5 1 ज़ा 5। अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि भैया यहाँ पे कौन सा नंबर होना चाहिए। अगर मैं तुम्हें गलती बताऊं तो बच्चे क्या करते हैं कि इस नंबर को वो प्राइम नंबर सपोज करते हैं कि यार ये प्राइम हो सकता है, किसी नंबर का हमें कोई फैक्टर नहीं मिल रहा तो वो नंबर प्राइम हो गया, ठीक है। जबकि ऐसा नहीं है, ये नंबर प्राइम नहीं है। तो मैं तुम्हारे लिए एक बड़ी मजेदार चीज करूंगा। वो चीज क्या करूंगा, इसको थोड़ा आसान बनाने के लिए तुम्हारे यहाँ पे मैं तुम्हें नोट लिखवाऊंगा। नोट, ओड नंबर तुम पता क्या करोगे, तुम करोगे क्या बात बता दी भाई ने। और इवन नंबर, ओड नंबर और इवन नंबर को जब मैं डिवाइड करता हूं तो एक कभी भी एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होता, कभी भी एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होता। मैं फॉर एग्जांपल कोई नंबर ले लूं 99, ये एक ओड नंबर है, इसके नीचे मैं कोई भी इवन नंबर ले लूं, ये कभी भी एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होगा। एग्जैक्टली डिवाइड का क्या मतलब है, एग्जैक्टली डिवाइड का क्या मतलब है कि इसका जो रिमाइंडर है वो कभी जीरो नहीं आएगा। क्या तुम मेरी बात समझे? एग्जैक्टली डिवाइड का क्या मतलब है, इसका रिमाइंडर जीरो नहीं आएगा, ये आंसर डेसिमल में आएगा, डेसिमल में। तो मेरे को इस चीज की मदद से, इस पहले नोट की मदद से क्या पता चला, मेरे को ये पता चला कि ये जो 1001 है ये एक ओड नंबर है। तो जो यहां पे आएगा वो मेरे पास एक इवन नंबर नहीं होगा, यहां पे मेरे पास जो आएगा वो इवन नंबर नहीं होगा। तो यहां पे क्या आएगा, यहां पे ओड नंबर आएगा। तो हम चेक करते हैं, हमारे पास ओड नंबर है 3, ओड नंबर है 5 7 9 11 एंड सो ऑन। हम चेक करते हैं कि 1001 इनमें से किसके साथ डिवाइड हो जाता है। तो सबसे पहले हमने देखा 1001 को 3 से करके, तो विच कम्स टू बी 3 3 ज़ा 9,
ओके 1 0 आया, 3 3 ज़ा 9, 1 1 आया एंड 3 3 ज़ा अगेन 9, तो ये 2 आया, रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो मतलब 3 यहाँ पे नहीं आएगा। और हमें 5 का डिविजिबिलिटी पता है कि जब तक हमारा यूनिट डिजिट 0 या 5 नहीं होगा तब तक कोई नंबर 5 से डिवाइड नहीं करेगा, तो 5 भी नहीं होगा। 7 से करके देखते हैं। तो अगर हमने इसको 7 से किया तो यहाँ देखना साइड पे 1 0 0 1, 7 से किया तो 7 1 ज़ा 7, 3 0 तारा, 7 4 ज़ा 28, तो 2 तारा 1, 7 3 ज़ा 21। तो मतलब मेरे को पता चला यहाँ पे जो मेरा नंबर आएगा वो आएगा 7 और यहाँ पे आएगा 143। क्या मेरी बात इतनी समझ आई तुम लोगों को? अब 143 दोबारा एक ओड नंबर है। ओड नंबर इवन नंबर से कभी डिवाइड नहीं होगा, तो मेरे को दोबारा चेक करना पड़ेगा। दोबारा चेक करूंगा मैं 3 को, 5 को, 7 को, 9 को, 11 को एंड सो ऑन। तो मेरे को जब मैं इसको 3 से करूंगा ये 3 से भी डिवाइड नहीं होगा, 5 से करूंगा तो मैं तुम्हें 5 का बताया 5 से भी नहीं होगा, 7 से करूंगा तो ये 7 से भी नहीं होगा, तो 9 से करूंगा ये 9 से भी नहीं होगा, ये जाता है 11 से। 11 13 जा होता है, 13 जा, पता तुम्हें इतनी चीज। और ये 13 1 जा 13, ये ऐसे होता है। अगर तुम्हें मैं एक और चीज समझाऊं तो क्या तुम मेरे साथ बने रहोगे? मेरे को कैसे पता चला कि 143 जो है वो 3 के साथ डिवाइड नहीं होता? हाउ? इसका मैं तुम्हें बताता हूं, बिना डिवाइड किए कैसे पता करना है जल्दी से। अगर मेरे पास उस नंबर के डिजिट्स को सम करके, इसको मैं कहता हूं सम ऑफ डिजिट्स, उस नंबर के डिजिट्स को सम करके अगर वो 3 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा तो मेरा 143 भी 3 के साथ एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा। चलो देखते हैं। 4 + 1 5, 5 + 3 8, 8 डिवाइडेड बाई 3 ये एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होता। तो मतलब कि अगर ये एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होता तो 143 भी एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होगा। क्या तुम्हें पता चला 3 के साथ कैसे चेक करना है कोई नंबर डिवाइड होता है कि नहीं बिना डिवाइड किए? और सेम अगर मैं 9 के साथ चेक करना चाहूं, मैं दोबारा इसको ऐड करूंगा और मैं 9 के साथ डिवाइड करके देखूंगा, 8 डिवाइडेड बाई 9 नहीं होता, तो मतलब ये भी ट्रू नहीं होगा। 3 के साथ और 9 के साथ, दोबारा बोलो, 3 के साथ 9 के साथ, 3 के साथ 9 के साथ डिवाइड ना करे। कैसे चेक करना है कि वो डिवाइड होता है कि नहीं? उसका सेम मेथड है। वो मेथड क्या है कि हमें जो भी नंबर है उसके डिजिट्स को ऐड कर देना है, और जो ऐड करके आएगा उसको चेक करना है कि वो डिवाइड होता है कि नहीं। अगर वो डिवाइड हो जाएगा तो नंबर भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको जरा, तुम्हें 3 और 9 का समझ आ गया तो मैं इस क्वेश्चन को जरा क्लियर करके लिख देता हूं। हम इस क्वेश्चन को कहाँ लिखें, हम यहाँ पे लिखेंगे। हमारे पास था 5005, ये पहले 5 से जाएगा। 5 से क्यों जाएगा? क्योंकि यूनिट डिजिट में 5 है और ये 5 से जाएगा। अगर यूनिट डिजिट पे 0 होता तब भी 5 आता यहाँ पे, तो 1001। फिर ये मैंने बताया 7 से जाएगा 143 से। फिर मैंने बताया ये 11 से जाएगा, ठीक है, 13 से। फिर मैंने बताया 13 1 13। क्या तुम्हें चीज़ समझ आई? मैंने तुम्हें कितनी जल्दी बता दिया। ओड नंबर है तो इवन नंबर तो वैसे नहीं आएगा, ओड ही आएगा। और ओड में 3 5 9 को तुम ऐसे चेक कर सकते हो, ऐसे 3 और 9 का तो सम ऑफ डिजिट्स, 5 का क्या है कि यूनिट डिजिट में या तो 5 होना चाहिए या तो 0 होना चाहिए। क्या ओके रिपोर्ट है? ओके रिपोर्ट है तो लाइक कर दो और थम्स अप। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, 7429। नाउ वी हैव 7429। कहाँ पे करें? इसको थोड़ा यहाँ पे करें। 7429 को यहाँ पे करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5
ऑन योर स्क्रीन ये क्वेश्चन 7 लाख रुपए का तुम्हारी स्क्रीन के ऊपर ये रहा कंप्यूटर महाशय 7429। अब मेरे को चेक करना है कि यहाँ पे क्या आएगा। 7429 नहीं है ना, देख लो एक बार। थैंक यू। बताओ मैंने क्या देखा, मैंने ये देखा कि ये नंबर ओड है। ये नंबर क्या है? ओड नंबर। तो जो ये जगह है इस पे जो है ये इवन नंबर तो नहीं आएगा। तो ओड नंबर में से क्या क्या आने की पॉसिबिलिटी है? 3, 5, 7, 9, 11, 13 एंड सो ऑन। ठीक, मैं 3 से चेक करूंगा कि 3 आएगा कि नहीं आएगा। मैंने क्या किया? 7 + 4 + 2 + 9 डिवाइडेड बाई 3 चेक किया मैंने। तो 7 + 4 कितना होता है? 11। 11 और 2 कितना होता है? 13। 13 + 9 कितना होता है हमारे पास? 22। और क्या 22 3 से डिवाइड होता है? नहीं होता है। तो मतलब ये नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। यूनिट डिजिट में 5 और 0 नहीं है तो 5 से भी डिवाइड नहीं होगा। और 7 + 4 + 2 + 9 क्या ये 9 से डिवाइड होता है? 22/9 ये 9 से भी डिवाइड नहीं होता है तो 9 भी नहीं आएगा। अब बाकी बचा 7, 11, 13। इसके लिए मेरे को माफ करना, इसके लिए तुम्हें चेक करना पड़ेगा डिवाइड करके। ठीक है, तो 7429 अगर मैं इसको डिवाइड करूं किसके साथ? 7 के साथ, तो 7 1 ज़ा 7। ठीक, और 63 करते हैं ना। 7 9 ज़ा, हाँ 7 1 ज़ा 7। फिर मैंने 4 उतारा। ठीक, फिर मैंने 0 की मदद से 2 उतारा। वेल डन। फिर 7 6 ज़ा 42 उतारा। ओके, फिर 0 उतारा, फिर 9 उतारा, फिर 1 किया, फिर 7। डिवाइड नहीं होता। क्या तुम्हें पता चला कि ये डिवाइड नहीं होता? ऐसे ही मैं चेक करूंगा 11 को। 7429 को 11 से डिवाइड करके चेक करो। 11 6 ज़ा 66। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा मेरे पास? जल्दी से बताओ। 8 आएगा और यहाँ पे 2 आएगा। 11 7 ज़ा 77। ये मेरे पास 3 80 और 5 आएगा और ये 59 आएगा। ये भी मेरे पास ये डिवाइड नहीं होगा। सिमिलरली मैं 13 को भी चेक करूंगा, मैं 15 को भी चेक करूंगा। और मैं तुम्हें बताना चाहता हूं ये सब चेक करने के बाद मेरे पास यहाँ जो नंबर आएगा वो आएगा 17। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई? यहाँ पे नंबर क्या आएगा? 17। ओके, तो चलो अगर मैं इसको 17 से डिवाइड करूं, 7429 को किससे डिवाइड करूंगा? 17 से। देखो तुम्हें चेक करना पड़ेगा, ये अब तुम्हारी मजबूरी है। तो 17 कितने से जाएगा? ये जाएगा 17 4 20। हाँ 17 4 ज़ा कितना होता है? 40 28 68। तो ये मेरे पास 2 और 6 बचा। यहाँ पे मैंने 2 उतारा। तो अब किससे जाएगा? 3 से जाएगा। 30 21 51। तो ये कितना बचा मेरे पास? 11 और यहाँ पे आया मेरे पास 9। तो 17 7 ज़ा कितना होता है? 49। 7 से, हाँ ठीक है। तो 17 7 ज़ा ये मेरे पास आएगा 119। यहाँ पे आएगा 0। तो यहाँ पे कितना आएगा मेरे पास? 437। क्या तुम्हें मेरी ये बात समझ आई? देखो मैं जानता हूँ ये क्वेश्चन थोड़ा दिमाग लगाने वाला है और थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, पर हम क्या कर सकते हैं, हमें ये कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। हर चीज़ आसान ही ना होती। ठीक है, अब हमारे पास क्या आया कि हमें ये चेक करना है ये किससे डिवाइड होता है। तो मैं दोबारा, ओड नंबर है, इवन नंबर से तो होगा नहीं। अगर ये इवन नंबर से तो नहीं होगा तो मेरे को ओड नंबर चेक करने हैं। ओड नंबर कौन से चेक करने हैं? 3 5 7 9 11 13 सभी। तो मैं पहले चेक करूँगा 3 के साथ। 4, तो मैं अगर इसको चेक करूँ 3 के साथ, तो यहाँ पे देखना मैं ये बॉक्स बना रहा हूँ। इस बॉक्स में मैं चेक करने वाला हूँ। ठीक है, ऐसे करते हैं। 437 क्या ये 3 से जाएगा? तो मैं इसको ऐड करूँगा। 4 + 3 + 7। ठीक है, डिवाइडेड बाय 3। 4 + 3 कितना होता है? 7। 7 + 7 कितना होता है? 14। 14 3 से नहीं जाता और 14 9 से भी नहीं जाता, मतलब ये 3 और 9 से डिवाइड नहीं होगा।
क्या ये 5 से डिवाइड होगा? 5 से भी डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि यूनिट डिजिट में मेरे पास 0 और 5 नहीं है। तो मेरे को क्या चेक करना है अब? 5 3 5 9 नहीं, अब 7 से चेक करना है। तो मैं इसको इरेज करना चाहूँगा अभी। इरेजर कहाँ है मेरी? गुड। इस पूरे को तुम नोट डाउन कर लो, मैं मिटाने वाला हूँ। थोड़ी सी खाली जगह चाहिए ना मेरे को भी। तो चलो अब इसको 437 को मेरे को 7 से डिवाइड करके चेक करना है। 7 6 जा 42, 1 रिमाइंडर 7, 7 से भी डिवाइड नहीं होगा। 11 से करना पड़ेगा। 11 3 जा 33, और यहाँ पे मेरे पास 43 है, 10 आएगा मेरे पास, और यहाँ पे 7, 11 से भी डिवाइड नहीं होगा। अब मेरे को चेक करना पड़ेगा 13 चेक करो। तो 13 3 जा कितना होता है? 39। मेरे पास यहाँ पे कितना आएगा? 4, और यहाँ पे आएगा 7। तो मेरे पास ये 13 2 जा 13, 13 4 जा नहीं जाएगा। अब मेरे पास आया 15 चेक करो। 15, तो 15 से भी नहीं जाएगा वैसे, देखो ना। 15 से चलो मैं तुम्हें चेक करके बताता हूँ। 15 2 जा 30, यहाँ पे कितना आएगा मेरे पास? 43, और ये 7, 150। 15 से भी नहीं जाएगा। अब मेरे पास बचा 17, दोबारा 17 से। तो 437 को दोबारा 17 से करो, तो 17 1 जा 17, तो 17 2 जा कितना आएगा? ये 20 14 34, 34। यहाँ पे आएगा मेरे पास 9, और यहाँ पे मेरे पास आएगा 7। तो 7 5 जा 7 6 जा ये नहीं जाएगा। उसके बाद आएगा 19, देखो कितनी लंबी करनी पड़ेगी मेरे को। और 19 2 जा कितना होता है? 20 38। तो ये मेरे पास कितना आएगा? 38 2 5 और 7, और 19 3 जा 57। अब मेरे को पता चला यहाँ पे आएगा 19, और यहाँ पे कितना आएगा मेरे पास? 23, और यहाँ पे 23 1 जा 23। ठीक है, इसको ऐसे करना है सोल्व। समझ आई? लंबा क्वेश्चन है, मैं मानता हूँ। मैं ये एडमिट करता हूँ, तुम्हारा बड़ा भाई एडमिट करता है कि ये क्वेश्चन लंबा है। ठीक है, तो मेरे पास प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आएगी? 7429 की यहाँ पे मैं लिखता हूँ ग्रीन से। 7429 की प्राइम फैक्टराइजेशन आएगी 17 इंटू 19 इंटू 23। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई? ठीक है, ये तुम्हें डिवाइड करके चेक करना पड़ेगा, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन आज पिक किए हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़े से दिमाग लगाने वाले थे, और मैं चाहता था मैं तुम्हें ये क्वेश्चन पर्सनली सोल्व कराऊं। बाकी दोनों आसान है, बाकी दोनों तुम कर लोगे। चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। टर्न 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 टर्न। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई। ठीक है, तुम्हें पहले क्या करना है? तुम्हें पहले करना है एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। फिर तुम्हें दूसरा क्या करना है? दूसरा तुम्हें इस स्टेट में, ये जो तुम्हारे पास एक मैंने ऑब्जर्वेशन लिखवाई थी, इसको तुम्हें प्रूव करना है कि ये चीज़ होल्ड करती है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इनमें से तुम्हारे पास, आसान है ना ये, तो एक ही क्वेश्चन करवाऊंगा, ये वाला। ये दोनों तुम्हारे पास दोबारा होमवर्क रहेंगे। देखो बात पता क्या है, चांदी के चम्मच से कोई किसी को भी खाना खिला सकता है और कोई खाना खा भी लेगा। मैं तुम्हें स्पून फीड क्यों करवाऊं? तुम बच्चे हो क्या? जवान हो चुके हो, 15-15 साल के, 16-16 साल के जवान हो चुके हो। ठीक है, मैं तुम्हें क्यों चम्मच लेके तुम्हारे मुंह में खिलाऊं? मैं तुम्हें कहूंगा कि एक क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, 2 क्वेश्चन तुम खुद करोगे, क्योंकि जो इंसान अच्छे नंबर लाता है, जो इंसान मेहनत करता है, जो इंसान अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करता है, उसमें टीचर का हाथ बहुत कम होता है, उसमें टीचर का रोल बहुत कम होता है। जो मेहनत होती है वो बच्चे की होती है। टीचर तो पढ़ा देगा, टीचर के 2 घंटे पढ़ाने से कभी 100 में से 100 मार्क्स नहीं आते।
उस 2 घंटे के बाद अगर बच्चा अपनी तरफ से 3 घंटे की मेहनत कर रहा है तब 100 में से 100 मार्क्स आते हैं। मैं चाहता हूं तुम वो मेहनत करो, इसलिए मैं तुम्हें होमवर्क देता हूं, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे इसका थर्ड पार्ट। द थर्ड पार्ट इज 336 की हम निकाल लेंगे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 1s are 2, 1 carry, 2 6s are 12, 1 carry, 2 8s are 16, very good, 2 8s are 16, 2 4s are 8, very good, 2 4s are 8, 2 2s are 4, excellent, 2 2s are 4, 2 1s are 2 और ये मेरा माइंड ब्लोइंग। तो 3 7s are 21 और 7 1s are 7। क्या तुम्हें चीज समझ आई? तो 336 को मेरे बाबू मेरी जान मैं कैसे लिख सकता हूँ? 2 कितने टाइम्स आया है? 1 2 3 4 भैया, 4 टाइम्स आया है। 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1। ओके, 54 को कैसे लिख सकते हैं? 2 2 जा 4, 1 कैरी, 2 7 जा 14, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो 54 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 1। ठीक, एलसीएम। तो मैंने तुम्हें सबसे पहले क्या बताया, जो चीज गुमशुदा है उस गुमशुदा चीज को 0 लिख दो, उसकी पावर 0 कर दो। अब मैंने सेम कर दिया, 2 इंटू 3 इंटू 7। 2 को ऊपर नीचे देखो और एलसीएम में हाईएस्ट पावर देखनी तो हाईएस्ट पावर 4 है। 3 को ऊपर नीचे देखो, हाईएस्ट पावर 3 है। 7 को ऊपर नीचे देखो, 7 की हाईएस्ट पावर 1 है। अब तुम्हारे पास आएगा एचसीएफ। तुम्हें पता मौसम बहुत प्यारा हो रहा है आज, है ना? तो मेरे को एक गाना याद आ रहा है, ये मौसम ये हवाएं, कुछ ऐसा कुछ गाना था यार, मैं भूल गया, सॉरी। मैं सोचूं गाने का था, ये रातें ये मौसम ये नहीं मौसम, ये रातें ये मौसम, यार मैं भूल गया गाना। कोई बात नहीं। 2 इंटू 3 इंटू 7, तो 2 की, अब एचसीएफ में 2 की हमें स्मॉलेस्ट पावर देखनी है 1, 3 की हमें स्मॉलेस्ट पावर देखनी है 1, 7 की हमें स्मॉलेस्ट पावर देखनी है 0। एलसीएम और एचसीएफ तुमने लिख दिया। अब हमें क्या देखना है कि क्या ये हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स वाले हमारी, एक तुम फॉर्मूला कह लो, तुम ऑब्जर्वेशन कह लो, इसको होल्ड कर रहा है। तो अगर मैं इसको कुछ इस तरह लिखूं कि जो मेरे पास एलसीएम का आंसर है 2 की पावर 4 होती है 16 इंटू 3 की पावर 3 कितना होता है 27 इंटू 7, ओ माई गॉड, और ये होता है 6। तो मैं लिखूंगा LCM इंटू HCF इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अरे मेरी बात सुनो, ठीक है? तो तुम्हें क्या करना है, अब मल्टीप्लाई करना है। पहले इसको मल्टीप्लाई करो, लेफ्ट हैंड साइड को मल्टीप्लाई करो, फिर तुमने क्या करना है, फिर तुम्हें इस राइट हैंड साइड को मल्टीप्लाई करना है, और फिर तुमने लिख देना है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। देयरफॉर इसका मतलब होता है देयरफॉर LCM इंटू HCF इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई? क्या तुम्हें मेरी बात इतना खराब मैं गाता हूं? ठीक है, तुम्हें समझ आया? चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग इंटीजर अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए, तो मैं तुम्हें करवाऊंगा कौन सा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट 2 तुम्हारे लिए दोबारा होमवर्क। बेटा अगर तुम मेहनत नहीं ना करके आए, तुम ये होमवर्क नहीं करके आए, मैं तुम्हें बताऊंगा, फिर ऐसे कान मरोड़ूंगा तुम्हारे। फिर मैं तुम्हें बताऊंगा तुम्हारा बड़ा भाई क्या कर सकता है, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि मेरा सिस्टम क्या है। बेटा मैं सिस्टम हैंग कर देता हूँ, कहीं तुम मेरे को हल्के में ले रहे हो। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। तो 12 किसके इक्वल हुआ?
2 की पावर 2 इंटू 3। 15 की प्राइम फैक्टराइजेशन निकाली, 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5। तो 15 किसके इक्वल हुआ? मैं 15 को लिखूंगा 2 की पावर 0 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1, और मैं ऊपर लिखूंगा 5 की पावर 0। नीचे मेरे पास आया 21, 3 7 ज़ा 21, 7 1 ज़ा 7। तो 21 को मैं लिखूंगा 2 की पावर 0 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 0 इंटू 7 की पावर 1, और ऊपर नीचे दोनों में 7 की पावर 0 लिखूंगा। अब मेरे को निकालना है एलसीएम और एचसीएफ। क्या तुम मेरे साथ हो निकालने में? फटाफट मेरे निकालने से पहले वीडियो को पॉज करो और खुद निकाल के रखो जल्दी से। 3 2 3 5 और 7, नीचे भी 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। जल्दी से निकाल के रखो। ऊपर नीचे कंपेयर किया, एलसीएम निकालना है हाईएस्ट पावर। ऊपर नीचे कंपेयर किया, एलसीएम निकालना है हाईएस्ट पावर। ऊपर नीचे कंपेयर किया, एलसीएम निकालना है हाईएस्ट पावर। ऊपर नीचे कंपेयर किया, एलसीएम निकालना है हाईएस्ट पावर। एचसीएफ निकालना है। ऊपर नीचे कंपेयर किया, एचसीएफ निकालना है लोएस्ट पावर। ऊपर नीचे कंपेयर किया, एचसीएफ निकालना है, तो मेरे पास आएगा लोएस्ट पावर। ऊपर नीचे कंपेयर किया, एचसीएफ निकालना है लोएस्ट पावर। ऊपर नीचे कंपेयर किया, एचसीएफ निकालना है लोएस्ट पावर। तो मेरे पास क्या बनेगा? मेरे पास आएगा ये तो अकेला 3 बचा, ओनली 3 जेंटलमैन, ओनली 3। उसके बाद क्या बचा? 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। तो मेरे पास बचा ये 20 इंटू 21। ये कितना आया मेरे पास? 20 इंटू 21। जल्दी करो, देखो मैं करूँगा ये 20 इंटू 21, 20 इंटू 20 प्लस 1, ये 400 प्लस 20 आया मेरे पास। तो ये क्या है? 420। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई? आई 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 वो नहीं है। मैं सारे गाने भूल गया भाई, मेरे को जो जो याद होते हैं पता नहीं क्या हो जाता है। ओहो, मेरे को गाना याद आया, वो नहीं है सिद्धू मूसेवाले का, आरी 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 नी जेड़े टाउन तू घुमदी उथे जट दी चले सरदारी नी, एंटियां दे साह सुकदे, एंटियां दे साह सुकदे जदों मोढे टंगी दनाली नी। पता नहीं मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है चलो, थोड़ा सा तुम्हारे साथ हंसी मजाक कर रहे हैं यार, तुम हमारे छोटे भाई बहन हो, तुम्हारे साथ हंसी मजाक तो हम कर सकते हैं। चलो, एचसीएफ दिया है हमारे पास, एलसीएम फाइंड करना है हमारे पास, दोनों नंबर दे रखे हैं। कैसे करेंगे? ध्यान से देखो, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। आरी 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 नी जेड़े टाउन तू घुमदी उथे जट दी चले सरदारी। LCM into HCF equals to product of two numbers 306 into 657। LCM किसके इक्वल आएगा? 306 into 657 डिवाइडेड बाय 9। ठीक, तो 9 3 ज़ा 27, 3 9 4 ज़ा 36, 34 into 657। इसको मल्टीप्लाई करो, 657 इंटू 34, 7 4 ज़ा 28, 5 4 ज़ा 20 और 2 22, 6 4 ज़ा 24, 25 26। ओके, 7 3 ज़ा 21, 5 ज़ा 15, 16 17, 6 ज़ा 18 और 1 19। देखो तुम्हारे लिए मैं भी कैसे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो 6 6 12 और 1 13, 9 1 10 और 2 12 और ये 2। हमारे पास क्या आया? 2 2 3 3 8। कितना बड़ा नंबर मेरे पास आया। ये क्वेश्चन भी तुम्हें क्लियर हो गया। हा हा हा। चलो अगला हमारे पास आता है, चेक वेदर 6 to the power n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n।
ये मैं तुम्हें क्वेश्चन करवा चुका हूं पिछली क्लास में, जहां पे हमने एग्जांपल में किया था 4 टू द पावर n। सेम कॉन्सेप्ट यहां पे लगेगा। सबसे पहले, अच्छा मेरी बात सुनो, जितने भी क्वेश्चन होते हैं ना, मैं पता क्या करता हूं, मैं सबसे पहले लिखता हूं गिवन। गिवन मेरे को क्या है, n इज एनी नेचुरल नंबर, n इज एनी नेचुरल नंबर। ठीक, मेरे को टू शो क्या करना है, टू शो मेरे को क्या करना है यार, बहुत प्यारा मौसम हो रहा है। 6 टू द पावर n, टू शो क्या करना है मेरे को, कैन 6 टू द पावर n एंड विद डिजिट 0। क्या तुम्हें बात समझ आई? फिर यहां पे लिख लो प्रूफ। प्रूफ कैसे लिखोगे तुम, देखना स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखना, स्टेटमेंट की फॉर्म में। इफ 6 टू द पावर n ends with digit 0, then 5 must be factor of 6 to the power n। मैंने तुम्हें बताया कि भाई साहब, अगर मेरे पास कोई भी नंबर 0 से एंड हो रहा है, 0 से, तो वो नंबर 5 से हमेशा डिवाइड होगा, हमेशा। तो अगर मैं n को कोई भी नंबर ले लूं, 1 2 3 4 5 6, और 6 की पावर मैं ले लूं, देखो 6 की पावर 1 ले लूं, 6 की पावर 2 ले लूं, 6 की पावर 3 ले लूं, एंड सो ऑन। वो मुझसे कह रहा है कि बताओ इनमें से कोई भी नंबर क्या मेरे पास यूनिट डिजिट में 0 देगा। अगर ये यूनिट डिजिट पे मेरे पास 0 दे रहा है, तो मतलब 5 इससे डिवाइड होगा और 5 इसका एक फैक्टर होगा। तो उसके बाद मैं लिखूंगा एज वी नो प्राइम फैक्टराइजेशन of 6 to the power n is equals to 2 into 3 to the power n is equals to 2 to the power n into 3 to the power n। we got पास जाएगा, पास, we got only 2 prime in factorization of 6 to the power n, which are 2 and 3 by uniqueness of fundamental theorem of arithmetic। रिकॉल करो, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या होती है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ये कहते हैं कि कोई भी कॉम्पोजिट नंबर या कोई भी नेचुरल नंबर के जो फैक्टराइजेशन है, प्राइम फैक्टराइजेशन जो है वो यूनिक होगी। किसी भी कॉम्पोजिट नंबर, किसी भी नेचुरल नंबर को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसकी प्राइम नंबर्स की फॉर्म में, और जो प्राइम नंबर्स की फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट करना होगा वो हमेशा यूनिक होगी। इसलिए मैं कह रहा हूं बाय यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, by uniqueness of fundamental theorem of arithmetic, there cannot be any other representation of 6 to the power n, which means 5 is not a factor of 6 to the power n। This implies 6 to the power n cannot end with digit 0 for any natural number n। any, किसी भी नेचुरल नंबर के लिए, any नेचुरल नंबर n। क्या तुम्हें ये चीज समझ आई? बहुत आसान सी चीज है कि अगर कोई नंबर के पीछे 0 आ रहा है, उसके यूनिट डिजिट में 0 आ रहा है, तो मतलब 5 से डिविजिबल होगा, मतलब 5 उसका एक फैक्टर होगा।
लेकिन भाई साहब 6 टू द पावर n की प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 3 आता है, 5 आता ही नहीं है, तो मतलब वो नहीं एंड करेगा। सिंपल, सिर्फ उसको मैंने इंग्लिश में लिख दिया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे वाह 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 वाह, क्या क्वेश्चन है, क्या ही क्वेश्चन है, मतलब सुंदर, अति सुंदर, अति अति सुंदर प्रश्न। देखो इस क्वेश्चन को, कैन यू सी, कैन यू सी वॉट आई सी। क्या तुम इस क्वेश्चन में वो चीज देख पा रहे हो, तुम इस क्वेश्चन में कुछ ऑब्जर्व कर पा रहे हो इन नंबर को देख के जो मैं कर पा रहा हूं, बताओ जल्दी से, क्या तुम कर पा रहे हो? मैं बताऊं मैं इसमें ऑब्जर्व क्या कर रहा हूं, मैं इसमें ये ऑब्जर्व कर रहा हूं कि 7 इंटू 11 इंटू 13 + 13, तुम देख रहे हो ये दो नंबर सेम है। और अगर मैं दूसरी साइड आऊं, और अगर मैं दूसरी साइड आऊं, ध्यान से देखना, इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 + 5, ये दो नंबर कहीं ना कहीं सेम है, तो कुछ तो लोचा होगा, कुछ तो लॉजिक बन रहा होगा। अगर मैं इसमें से 13 कॉमन निकाल लूं तो मेरे पास क्या बचता है, 7 इंटू 11 + 1, तो फिर मेरे पास क्या बचता है, 77 + 1 78, मतलब कि मेरे पास आया 13 इंटू 78। तो क्या मैं इसे कह सकता हूं कि जो ये नंबर है ये कॉम्पोजिट नंबर है? मैंने इस पूरे नंबर को, मैंने इस पूरे नंबर को इस फॉर्म में लिख लिया, तो मैं क्या कह सकता हूं कि नंबर कॉम्पोजिट नंबर है? हाँ मैं ये कह सकता हूं। मैं ये कैसे कह सकता हूं? क्योंकि कॉम्पोजिट नंबर की मेरी जान डेफिनेशन ये होती है कि उस नंबर के 2 से ज्यादा फैक्टर होने चाहिए, 2 से ज्यादा। तो क्या इस नंबर के 2 से ज्यादा फैक्टर हैं? देखो इस नंबर के जो फैक्टर्स होंगे, इस नंबर के फैक्टर्स होंगे 1, 13, 78 और 7 इंटू 11 इंटू 13 + 13। ये 4 फैक्टर हो गए इसके, 1, 13, 78 एंड नंबर इटसेल्फ, मतलब कि ये नंबर कॉम्पोजिट है। क्या तुम्हें चीज समझ आई? अगला देखो, सेम करेंगे इसमें, 5 कॉमन निकाल लिया, 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 + 1, 5 इंटू थोड़ी ये क्या है, 7 6 48 इंटू 12 इंटू 2 + 1, 5 इंटू 48 इंटू 24 + 1। बेशक तुम इसको यहाँ छोड़ दो, लेकिन मेरी मानो तो पूरा कैलकुलेट करो। कैलकुलेट कैसे करो, 7 6 48, 4 6 12 और 24, ठीक है। 48 और 24 को मल्टीप्लाई करो, 8 4 32, 4 4 16 17 18 19, ठीक। 8 4 32, 4 4 16 + 3 19, 8 2 16, 4 2 8 19, 9 9 6 15, 9 10 11, 1153, 5 इंटू मेरे पास क्या आएगा, 1153। इस नंबर के पास भी 4 फैक्टर हैं, एक 1, एक 15, एक 1153 और एक नंबर इटसेल्फ। जिस नंबर के पास 4 फैक्टर हो गए तो वो भाई कॉम्पोजिट नंबर ही तो होगा, क्योंकि कॉम्पोजिट नंबर के लिए मेरे को 2 + फैक्टर्स चाहिए होते हैं। इसलिए मैंने बोला कैन यू सी व्हाट आई सी। समझे लाला। चलो 16 12, ठीक है। अब हमारे पास आएगा क्वेश्चन नंबर लास्ट। इसमें मैं तुम्हें दोबारा एक चीज लिखवाना चाहता हूं, मैं तुम्हें एक नोट लिखवाना चाहता हूं इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले। इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें नोट लिखवाना चाहता हूं। वो नोट मैं कहां पे लिखवाऊंगा, वो नोट मैं लिखवाऊंगा ऊपर। नोट, let A and B, let A and B be any two numbers, be any
two numbers such that A is greater than B। ठीक है, तो अगर मेरे को एलसीएम लेनी है A कोमा B की, एलसीएम ऑफ A कोमा B या तो मेरे पास ग्रेटर देन, ध्यान से देखना, ग्रेटर देन A एंड B होगा, A एंड B बोथ, या तो मेरे पास क्या होगा, इक्वल टू A, मतलब कि लार्जर नंबर। ध्यान से देखो मैं तुम्हें क्या कह रहा हूं, अगर मैंने दो नंबर की एलसीएम निकालनी है तो जो एलसीएम आएगी या तो उन दोनों नंबर से बड़ी होगी या तो उन दोनों नंबर में से जो बड़ा नंबर होगा उसके इक्वल होगी। दोबारा सुनो, एलसीएम निकाली मैंने दो नंबर्स की, तो या तो वो दोनों नंबर से बड़ी होगी या तो जो बड़ा नंबर है उसके इक्वल होगी। ध्यान से देखो, इसका मैं तुम्हें देता हूं एक एग्जांपल। एलसीएम ऑफ 2,4, 2 को कैसे लिख सकता हूं मैं, 2 और इसको लिख सकता हूं 2 की पावर 2। एलसीएम में मैं बड़ी पावर कंसीडर करता हूं तो आएगा, इसकी एलसीएम मेरे पास आएगी 4 के इक्वल, यानी कि दो नंबर की एलसीएम बड़े नंबर के इक्वल आ गई। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई? और मैं अगर यहाँ पे एलसीएम ले लूँ 2,3 की, तो मेरे पास इसकी एलसीएम आएगी 6, यानी कि मेरे पास जो एलसीएम है दो नंबर्स की वो दोनों नंबर से बड़ी आ गई। हमेशा ये चीज़ ट्रू होती है, या तो एलसीएम दोनों नंबर से बड़ी आती है या तो बड़े वाले नंबर के इक्वल आती है। इसको दे दिया मैंने फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, HCF ऑफ A कोमा B या तो लेसर देन A कोमा B बोथ या तो इक्वल टू B स्मॉलर नंबर। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई? HCF दोनों नंबर की या तो दोनों नंबर से छोटी आएगी या तो छोटे वाले की इक्वल आएगी। क्या तुम्हें बात समझ आ रही? जो एलसीएम है दोनों नंबर से बड़ी आएगी या तो बड़े वाले के इक्वल आएगी, HCF दोनों नंबर से छोटी आएगी या तो छोटे वाले नंबर के इक्वल होगी। एग्जाम्पल देखो, HCF ऑफ 2,4 मेरे पास किसके इक्वल होगा? 2 के, छोटे वाले नंबर के। और HCF ऑफ 2,3 किसके इक्वल होगा? 1 के। 2 और 3 प्राइम नंबर्स हैं, प्राइम नंबर में 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता, तो या तो दोनों नंबर से छोटी या तो छोटे वाले नंबर के इक्वल। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने तुम्हें लिखवाई है, मजाक से हटकर बता रहा हूँ, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, कंसेप्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़। ठीक है, इसके बाद मैं तुम्हें चीज़ क्यों बताई मैं तुम्हें बताऊंगा अभी। In circular path, there is a circular path around a sports field. Okay, Sonia take 18 minutes to drive one round, while Ravi takes 12 minutes for the same. ठीक है, जो सोनिया है वो मेरे पास एक राउंड जो है वो 18 मिनट में लगाती है। ओके, जो रवि है वो एक राउंड 12 मिनट में लगा रहा है। तो मेरे को इसे ये समझ आया कि स्पीड ऑफ रवि क्या बोल रहा मैंने, स्पीड ऑफ रवि ग्रेटर देन स्पीड ऑफ सोनिया। क्या तुम्हें इतनी चीज समझ आई कि जो रवि की स्पीड होगी वो सोनिया की स्पीड से ज्यादा होगी? मेरे को सिर्फ अभी तक ये चीज समझ आई है, इसके अलावा मेरे को कुछ समझ नहीं आया। सपोज क्या करना है, सपोज बोथ स्टार्ट एट सेम पॉइंट सेम टाइम। ये लो, ये मेरे पास क्या है, एक स्टार्ट पॉइंट। ठीक, दोनों ने सेम जगह से सेम टाइम पे स्टार्ट किया। मैं कहता हूं लेट बोथ स्टार्ट एट
12, यहां पे मैं लिखूंगा सोनिया, यहां पे मैं लिखूंगा रवि। दोनों ने 12 बजे स्टार्ट किया, तो सोनिया ने जो पहला राउंड होगा, सोनिया ने जो पहला राउंड होगा वो 12:18 पे लगाया होगा, क्योंकि सोनिया एक राउंड को करने में 18 मिनट्स लेती है और रवि मेरे पास 12 ले रहा है। अब मेरे पास आया सेकंड राउंड, ध्यान से देखो सेकंड राउंड 12:18 पे सोनिया ने एक राउंड कंप्लीट कर लिया। सोनिया दूसरा राउंड लगाने गई, दोबारा 18 मिनट्स लेगी, तो मेरे पास इस सोनिया ने दूसरा राउंड कितने पे लगाया, 12:36 पे, 18 में दोबारा 18 मिनट्स ऐड कर दिया और इसने लगाया होगा 12:24 पे। जब थर्ड राउंड का टर्न आया, थर्ड राउंड, तो देखो सोनिया ने 12:36 पे स्टार्ट पॉइंट पे आ गई, दोबारा एक राउंड लगाया 18 मिनट्स में, तो दोबारा एक राउंड लगाया 18 मिनट्स में, कितना आएगा मेरे पास बताओ, 18 3 42 आया। उसके बाद नहीं, 18 3 कितना हुआ, ये हो गया 30, 24 52, ठीक। उसके बाद मेरे पास इसने कितना टाइम लिया होगा, रवि ने 24 मिनट्स पे 2 राउंड लगा लिए, तीसरा राउंड दोबारा गया तो मेरे पास कितना आया, 36। तो तुम क्या ये चीज देख पा रहे हो, सोनिया का जो सेकंड राउंड था और जो रवि का थर्ड राउंड था वो एक ही टाइम पर हो गया। सोनिया का जो सेकंड राउंड था और जो रवि का थर्ड राउंड था वो एक ही टाइम पे हो गया, ठीक है। रुको, 18 3 कितना हो गया, 54 आएगा ना, 8 3 24, ठीक है, चलो माय बैड। तो फिर यहां पे मैं अब क्या करूंगा, देखो अब मुझसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट पे कितने मिनट्स के बाद मिलेंगे, तो तुम देख पा रहे हो स्टार्टिंग पॉइंट पे वो 36 मिनट के बाद मिलेंगे दोबारा। जैसे ही 36 मिनट होंगे, सोनिया ने 2 राउंड लगा लिए होंगे और रवि ने 3 राउंड लगा लिए होंगे। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई? तो इसका जो आंसर है वो 36 मिनट है, पर मैं पेपर में इस तरह नहीं करूंगा, ये मैंने तुम्हें थोड़ा विजुअलाइज करने के लिए बताया है। पेपर में स्टेटमेंट क्वेश्चन कैसे करने हैं मैं तुम्हें बताता हूँ। पेपर में पहले तुम्हें क्या चीज़ पता होनी चाहिए, पहला क्वेश्चन स्टेटमेंट होना चाहिए, स्टेटमेंट क्वेश्चन। दूसरा तुम्हें पता होना चाहिए क्वेश्चन इन क्वेश्चन I need to find either LCM और HCF। मेरे को क्वेश्चन में या तो LCM फाइंड करना है या तो HCF फाइंड करना है, तो थर्ड आता है मैं LCM फाइंड करूं कि मैं HCF फाइंड करूं। मैं फाइंड क्या करूं, स्टेटमेंट क्वेश्चन है, LCM या HCF फाइंड करना है, पर क्या फाइंड करें मेरे को कैसे पता चलेगा। इसलिए मैंने तुम्हें ऊपर वाली चीज़ बताई। अगर मेरे को ये पता चल जाए कि मेरा जो आंसर है, ध्यान से सुनना, अगर मेरे को ये फील हो जाए कि जो मेरा आंसर है वो गिवन नंबर से बड़ा होगा तो मैं LCM निकाल लूँगा। अगर मेरे को पता चल जाए जो मेरा आंसर है वो गिवन नंबर से छोटा होगा तो मैं HCF निकालूंगा। इसलिए मैंने तुम्हें ऊपर वाली स्टेटमेंट्स जो नोट्स है वो लिखवाए हैं। 18 मिनट में सोनिया ने लगाया, 12 मिनट में रवि ने लगाया, तो दोनों दोबारा कब मिलेंगे? वो 12 या 18 मिनट से कम में थोड़ी ना मिल सकते हैं। मैं कहूं कि वो 17 मिनट में मिल गए, कैसे मिले? हो ही नहीं सकता। वो मिलेंगे 18 और 12 से ज़्यादा टाइम लेंगे वो। मेरे को ये चीज़ पता चल गई, और जब मेरे को पता चल गया कि वो दोनों नंबर से बड़ा आंसर आएगा तो मैंने LCM फाइंड कर लेना है। मैंने 18 लिया, 2 9 18, 3 3 9, 3 1 3, तो 18 को लिखा मैंने 2 × 3 स्क्वायर, और 12 को लिखा मैंने
12 को क्या लिखा मैंने, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 और 3 1 ज़ा 2 स्क्वायर इंटू 3। तो एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आता है बड़ी पावर, एलसीएम आता है बड़ी पावर। 4 इंटू 9 इज इक्वल टू 36 और 36 क्या, 36 मिनट्स। ये यूनिट लिखना मत भूला करो, आधा नंबर इन यूनिट लिखने का होता है। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई? मैंने तुम्हें इसको विजुलाइज करके भी बताया और मैंने तुम्हें बताया कि मेरे को एलसीएम कब फाइंड करना होता है और एचसीएफ कब फाइंड करना होता है। मैंने तुम्हें दोनों चीज़ें बता दी। ठीक है, बताओ क्लास में मज़ा आया? बहुत मज़ा आया होगा, मेरे को पता है। कोई भी किसी भी तरह का डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखो, सपोर्ट करो, साथ में ग्रो करेंगे। और मैं हर एक एक्सरसाइज के क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा यहाँ पे। तुम्हारे चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 14 की जितनी भी एक्सरसाइज है उसके कॉन्सेप्ट, उसके क्वेश्चन यहाँ पर होंगे। और ऐसा कंटेंट बताऊंगा किसी और यूट्यूब चैनल पर तुम्हें नहीं मिलेगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। हम गर्दन मरोड़ेंगे इर्रेशनल नंबर्स की, ताकि हमें इर्रेशनल नंबर का डर दिल और दिमाग दोनों से निकल जाए। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।